द्वितीय वर्ष स्नातक हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से हम बातचीत करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक रंग रसायन एकांकी की पुस्तक है और आज हम इसमें भुवनेश्वर के ऊसर एकांकी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भुवनेश्वर के बारे में उनकी भूमिका जान लें, उनका जीवन परिचय जान लें। जन्म 1912 में हिंदी के ये पहले के एकांकीकार माने जाते हैं भुवनेश्वर। इनका एकांकी संग्रह कारवां अपने आप में बेमिसाल है। अपने आप में अजनबी और एब्सर्ड जीवन जीने और अनाम मृत्यु के कारण उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ने एक दूसरे को के कगार को ढा दिया था। उनका जन्म शाहजहांपुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। पिछले दिनों 2 जून को सोपान कला परिषद द्वारा उनकी याद में एक स्मृति समारोह भी मनाया गया। उस समय उनकी कई अप्राप्य रचनाएं भी प्राप्त हुई। वे कहानी भी लिखते थे और कविताएं भी। कविताएं केवल अंग्रेजी में। इनमें से कुछ कविताओं के हिंदी अनुवाद श्री रमेश बख्शी और श्री बहादुर सिंह ने किए हैं। हिंदी एकांकी के क्षेत्र में भुवनेश्वर एक नया तेवर लेकर आए। इसके पहले एकांकी मध्यवर्गीय जीवन के सुधारवादी पहलुओं तथा कथानक प्रधान उपाकारों में उलझा हुआ था। भुवनेश्वर ने भी थीम मध्यम वर्गीय जीवन से ही चुना, पर उन्होंने उसकी विडंबनाओं पर गहरी चोट की। ऐसी चोट प्रायः मध्यम वर्गीय जीवन की ट्रेजेडी में बदल जाती, किंतु इस ट्रेजेडी में भी कहीं मानवीय संवेदना का स्वर सुनाई पड़ता है तो कहीं मानवीय भविष्य का सुनहला रूपांकन। उसर एकांकी में वे कहते हैं, आने वाली जनरेशन चाहे बिल्ली की हो या सांपों की, पर इससे अच्छी होगी। वे देश की राजनीति और संस्कृति के प्रति भी पूरे सजग थे। सन 1930 से 50 तक वे निरंतर लिखते रहे। 2 दशकों में लिखे गए एकांकियों में कथ्य और रूप का अद्भुत वैविध्य और विस्तार दिखाई पड़ता है। भावुकता को यह नाटककार कलाकार का विष मानता है। जहाँ कहीं भावुकता दिखाई पड़ती है, भुवनेश्वर उसका मखौल उड़ाते हैं। इसी के तहत उनके कथानकों में विरलता, कथोपकथन में अटपटापन, भाषा में वैचित्र्य और शैली में फैंटेसी आ गई है। इसके फलस्वरूप संप्रेषण की समस्या भी खड़ी हो जाती है और लेखक पहेली बुझाने लगता है। तांबे के कीड़े जैसे अच्छे एकांकी में दोष साफ दिखाई पड़ता है। इस पर भूख और बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए भुवनेश्वर की विक्षिप्तता का भी प्रभाव है। तो प्रारंभ करते हैं हम भुवनेश्वर का ऊसर एकांकी। इसके बाद है, इसमें एक लड़का है, गृहस्वामी है, युवक है, वो एक ट्यूटर है, एक मोटी रमणी है, गृहस्वामी वो भी गृहस्वामी नहीं है, एक छोटी लड़की है, उसके अतिरिक्त 2 लड़कियां हैं। एक मध्यम वर्ग का जो बंगले का ड्राइंग रूम छोटा सा और नीचा पटा हुआ सा है, वैसा बना हुआ है। दीवारें सादी है, पर कुछ तस्वीरें आजे की टांगी हुई सी लगती है, जो कीले गाड़ने के ताजे निशानों से मालूम होता है। तो दरवाजों और 3 खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए हैं, रोज ही पड़े रहते हैं। आज सिर्फ खिड़कियों के पर्दों के नीचे फटी हुई कोरे तुरप की हुई हैं। भीतर के दरवाजे पर जाली का कटा हुआ पर्दा है, जिसके लगाने के निशान मैले और पुराने हैं। कार्निस पर बहुत सी तस्वीरें और बहुत बड़े घोंगे और शंख रखे हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का गांधी का बस्ट भी है। फर्नीचर कमरे के लिए कुछ ज़्यादा और अक्सर बेमेल है। गहरी नीली स्वीट पर 2 हरे कुशन है। एक बरेली वुड वर्क्स का भी स्वीट है, जिस पर रेशम से एक बड़ी बतख कटी हुई काली बैग्स पड़ी है। कुछ बेत की कुर्सियाँ हैं जो नंगी हैं और भीतर के दरवाजे के सामने पड़ी हैं, ऐसे कि बिना उनको हटाए कोई भीतर से आ जा नहीं सकता। बाहर का ताज़ा धुला हुआ बरामदा कमरे सा दिखाई देता है, जहाँ पायदान पर एक भूरा पैकनीज दहलीज पर सिर रखे सो रहा है और किरमिज की कुर्सी पर एक युवक हाथों को जंगलों से में भीचे टांगे हिलाता हुआ पोर्च में खड़ी बड़ी नीली कार की तरफ बड़ी देर से करीब जब से वह लाल सुर्खी को दलती हुई और अपने बैलून टायरों से छोटी छोटी कंकड़ियाँ उड़ाती हुई आई है देख रहा है। दिसंबर की शाम कुछ गाढ़ी हो गई है। सहसा दरवाजे के एक 8 बरस का लड़का त्योहारी कपड़े पहने एक कुर्सी को ढकेलता आता है। बरामदे में कुत्ता और युवक दोनों चौंक पड़ते हैं। कुत्ता एक समझदारी से गुर्राकर फिर से टिका देता है और युवक तनिक अपराधी सा मोटर से नज़र हटा लेता है।
लड़का सीधा कुत्ते के पास जाता है। उसका एक पैर का मोजा सरक कर नीचे आ गया है, जिससे उसकी सफ़ेद बैराटी पिंडली दिखाई देती। यहाँ से संवाद प्रारंभ होता है, जिसे हम इसके अगले पार्ट में